गुड मॉर्निंग। एमपीएस टीम तारानगर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, अपन ने जो एक मुहिम छेड़ी थी जिसमें कि कोविड के कारण से जो अपना पढ़ाई के पर जो समय बर्बाद हो रहा है उसका सदुपयोग करने के लिए आपने हमारा जो साथ दिया है वो सराहनीय है। मैं आज आपसे फिर इस चैनल पे एक जो टॉपिक अपन ने शुरू किया था ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसका तीसरा भाग प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसमें अपन पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी मुख्य अंग, मेन ऑर्गन जो होता है वो एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। इसके अलावा सहायक जननांग होते हैं, जिसमें एक जोड़ी अंडवाहिनी, जिसको फैलोपियन ट्यूब्स भी बोलते हैं, और एक जोड़ी गर्भाशय और वेजाइना या योनि तथा बाह्य जननांग होते हैं। इसके अलावा साथियों, मादा जनन तंत्र के अंतर्गत जनन में सहायक ग्रंथियां होती हैं। मुख्यतः मादा जनन तंत्र में जो सहायक जनन ग्रंथियां हैं वो स्तन ग्रंथियां और बार्थोलिन ग्रंथियां होती है। अपन इन सभी के बारे में स्टडी करेंगे। चलो, सबसे पहले अपन लेते हैं अंडाशय। अंडाशय है वो एक जोड़ी होते हैं, उदर गुहा में होते हैं, और उदर गुहा में अंडाशय मीजोवेरियम द्वारा जुड़े होते हैं। ठोस, संहत, बादाम के आकार के होते हैं। अगर हम अंडाशय की अनुप्रस्थ काटें तो हमें अंडाशय कैसा दिखाई देगा, उसकी संरचना में अपन लेते हैं। अंडाशय की आंतरिक संरचना में अंडाशय कैसा होता है? अंडाशय के बाहर विसरल पेरिटोनियम का आवरण पाया जाता है। इसके अंदर का जो आवरण है वो ट्यूनिका एल्बुजिनिया होता है, और इसके अंदर जनन उपकला स्तर पाया जाता है। इस जनन उपकला स्तर की जनन कोशिका से भ्रूणीय अवस्था में ही, जब मादा भ्रूण लगभग 7वें माह का होता है, पुटकीय कोशिकाओं का, फॉलिकल कोशिकाओं का निर्माण होने लगता है। लाखों की संख्या में फॉलिकल सेल्स है या पुटकीय कोशिकाएं हैं, वो भ्रूणीय अवस्था के दौरान ही विकसित हो जाती है। अब यौनारंभ के दौरान, जब 12 से 14 वर्ष की आयु में यौनारंभ होता है तो पुटिका प्रचुरोद्भवन की क्रिया होती है। उसमें एक मान लेते हैं ये पुटिकीय कोशिका है, फॉलिकुलर सेल है, उसको अपन प्राथमिक पुटिका बोलते हैं। प्राथमिक
पुटिका कोशिका बोलते हैं या प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। इस प्राइमरी फॉलिकल के चारों ओर ये आकार में बड़ी हो जाएगी और इसके चारों ओर अन्य पुटिकीय कोशिकाओं का आवरण बन जाएगा। इस अन्य पुटिकीय कोशिकाओं के आवरण को मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा कहते हैं। मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा कहते हैं। साथियों, इस मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा के द्वारा मादा जनन हार्मोन एस्ट्रोजन का स्रावन होता है। प्रचुरोद्भवन और परिपक्वन की अवस्था के दौरान ये प्राइमरी फॉलिकल्स है उसकी जो आकार में वृद्धि हो जाएगी और ये मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा जो पहले एक स्तरीय था 2 से 3 स्तरीय हो जाएगा और एस्ट्रोजन लगातार स्रावित करता जाएगा। ये मान लेते हैं कि ये मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा का दोहरा आवरण हो गया और इसके भीतर है द्विगुणित प्राइमरी फॉलिकल्स। इस द्विगुणित प्राइमरी फॉलिकल्स में प्रथम परिपक्वन विभाजन अर्धसूत्री फर्स्ट हो जाता है। अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन होने के कारण से अगुणित हैप्लॉइड कोशिका निर्मित होती है। उसके चारों ओर मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा का आवरण होता है। ये जो संरचना बनती है इसको अपन द्वितीयक फॉलिकल या सेकेंडरी फॉलिकल्स कहते हैं। अब इस द्वितीयक फॉलिकल्स में परिवर्धन के दौरान मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा का जो आवरण है उसके बीच और द्वितीयक फॉलिकल्स के बीच अवकाश आ जाता है, एक गुहा बन जाती है। उस गुहा को एंट्रम कहते हैं। ये मान लेते हैं सेकेंडरी oocyte है और ये बीच में एक गुहा बन गई। इस गुहा को अपन क्या कहेंगे? एंट्रम कहेंगे। अब ये जो सेकेंडरी oocyte है ये एक बहुकोशिकीय व्रंत के द्वारा जुड़ी होती है। इस बहुकोशिकीय व्रंत को डिस्कस प्रोलीजीरस कहते हैं। प्रोलीजीरस। यहां पर एक कंसेप्ट है कि ये जो संरचना बनी जिसमें बाहर क्या है? मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा है, अंदर क्या है? द्वितीयक oocyte है। द्वितीयक oocyte है जो अगुणित संरचना है और ये द्वितीयक oocyte किससे जुड़ा हुआ है? बहुकोशिकीय व्रंत से जुड़ा हुआ है जिसका नाम क्या है? डिस्कस प्रोलीजीरस। और बीच में जो गुहा है उस गुहा को अपन क्या कहेंगे? एंट्रम। अब इस द्वितीयक oocyte के चारों ओर 2 आवरण बन जाते हैं। बाहर वाला आवरण कैरोना रेडिएटा और अंदर वाला आवरण जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा। इस संरचना को जो परिवर्धन के दौरान भ्रूणीय परिवर्धन में बनती है इसको हम परिपक्व पुटिका कहते हैं या ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि जब अंडोत्सर्ग की क्रिया अंडाशय से होती है तो अंडाशय से मुक्त होने वाली संरचना कौन सी होती है? द्वितीयक oocyte होती है। और प्रथम परिपक्वन विभाजन जो कौन सा है?
अर्धसूत्री फर्स्ट है, वो कब होता है? अंडोत्सर्ग से पहले होता है। ये एक कंसेप्ट है। द्वितीयक परिपक्वन विभाजन जो अर्धसूत्री सेकंड होगा वो निषेचन के दौरान और अंडोत्सर्ग की क्रिया के बाद में होगा। ये अंडाशय का परिधीय भाग है। अब अंडाशय का जो केंद्रीय भाग है, इस केंद्रीय भाग को अपन क्या कहते हैं? मध्यांश कहते हैं या मेडुला कहते हैं। और परिधीय भाग को अपन क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं। अंडाशय के बाद मुख्य जननांग अंडाशय के बाद मादा जनन तंत्र की संरचना में ये मान लेते हैं अंडाशय है, ये मीजोवेरियम से अंडाशय है वो उदर गुहा में संयुक्त है, सहायक जननांगों में आते हैं। अपन ने पढ़ा था शुरू में कि एक जोड़ी फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी पाई जाती है। इस अंडवाहिनी के 3 भाग होते हैं। एक अंडवाहिनी के 3 भाग होते हैं। इसका अग्र भाग है वो कीप के आकार का होता है। इस कीपाकार भाग को अपन क्या कहते हैं? कीपक कहते हैं। और इसका ओपनिंग या इसका जो माउथ है उसके चारों ओर झालरनुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं। इन झालरनुमा प्रवर्धों को अपन फिम्बरी कहते हैं। फिम्बरी। अब अंडवाहिनी का दूसरा भाग है जो नलिकाकार है, थोड़ा चौड़ा है, उसको अपन क्या कहते हैं? एम्पुला कहते हैं। और अंडवाहिनी का आगे का भाग जो सीधा होता है, संकरा होता है, इसे इस्थमस कहते हैं। इस्थमस। यहां पर एक कंसेप्ट है। सभी ये जानते हैं कि मनुष्य में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब्स में होती है। लेकिन फैलोपियन ट्यूब्स में भी कहाँ होती है? तो देखो, जहाँ एम्पुला और इस्थमस का संधि तल है, जिसको अपन क्या कहते हैं? एम्पुलरी इस्थमेटिक जंक्शन। एम्पुलरी इस्थमेटिक संधि तल या जंक्शन, जहाँ पर एम्पुला और इस्थमस पार्ट जॉइंट होता है, उस भाग को अपन क्या कहेंगे? एम्पुलरी इस्थमेटिक संधि तल या जंक्शन। यहाँ पर निषेचन की क्रिया है वो संपादित होती है। इसी प्रकार से इधर वाली अंडवाहिनी मान लेते हैं, ये है, इसका ये चौड़ा भाग एम्पुला, सीधा संकरा भाग इस्थमस। अब दोनों अंडवाहिनियाँ आपस में कनेक्ट होकर एक पेशीय अंग बनाते हैं जिसको यूटेरस या गर्भाशय कहते हैं। ये गर्भाशय है। मनुष्य में एक जोड़ी गर्भाशय पाया जाता है, परंतु दोनों गर्भाशय आपस में क्या हो गए? जॉइंट हो गए। इस प्रकार के गर्भाशय को कॉम्प्लेक्स या सिंप्लेक्स गर्भाशय कहते हैं। ये भी एक कंसेप्ट है। अधिकांश लोग ये जानते हैं कि गर्भाशय एक होता है। नहीं, गर्भाशय एक जोड़ी होता है, लेकिन दोनों गर्भाशय आपस में क्या हो गए? संयुक्त हो गए। गर्भाशय जहाँ भ्रूणीय परिवर्धन होता है वो स्थल है। इसका अग्रभाग जो मोटा होता है उसको फंडस कहते हैं। ये गर्भाशय काय है, मध्य भाग। और गर्भाशय का जो संकरा भाग है जिसको गर्भाशय गिरवा बोलते हैं या सर्विक्स बोलते हैं। गर्भाशय की भित्ति में 3 स्तर पाए जाते हैं। सबसे बाहर का जो स्तर होता है इसको एपिमेट्रियम बोलते हैं। मध्य स्तर जो मोटा होता है, पेशीय होता है,
उस मध्य स्तर को मायोमेट्रियम बोलते हैं, मायोमेट्रियम। और सबसे आंतरिक स्तर जो होता है उसको अपन एंडोमेट्रियम कहते हैं या अंतःस्तर बोलते हैं। अधिकांश कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गर्भाशय का सबसे आंतरिक स्तर कौन सा होता है, तो वहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, एंडोमेट्रियम। अब गर्भाशय गिरवा जो गर्भाशय का संकरा भाग है वो बाह्य जननांग वेजाइना में ओपन होता है, जो मैथुन कक्ष और जनन नाल का कार्य करती है। मादा जनन तंत्र में जो बाह्य जननांग होते हैं उनको भग या वल्बा बोलते हैं। वल्बा में मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और क्लाइटोरिस ये बाह्य जननांग होते हैं। ये किस प्रकार से होते हैं, एक डायग्राम से स्टडी करते हैं अपन। देखिए मॉन्स प्यूबिस, ये वाला जो बाह्य जननांगी क्षेत्र है वो श्रोणि क्षेत्र या पेल्विक रीजन में पाया जाता है। इसके अलावा अन्य जो पार्ट हैं बाह्य जननांग हैं वो किस प्रकार से होते हैं, ये वेजाइना की गुहा है। इस वेजाइना की गुहा के अंदर की ओर मोटी त्वचा का वलन पाया जाता है। इस मोटी त्वचा के वलन को लेबिया मेजोरा कहते हैं। इसके अंदर की ओर ढीली त्वचा का वलन पाया जाता है जिसको लेबिया माइनोरा कहते हैं। इस प्रैघाण या गुहा में यहाँ पर एक पेशीय घुंडीनुमा अंग पाया जाता है बाह्य जननांग, जिसको क्लाइटोरिस कहते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि ये जो पेशीय घुंडीनुमा संरचना है वो नर बाह्य जननांग सीसन के समजात अंग होता है, तो मादा जनन तंत्र में वह कौन सा अंग है जो सीसन के समजात होता है, तो सीसन के समजात उत्थानशील पेशीय अंग कौन सा है, क्लाइटोरिस है। इसके अंदर की ओर समजात अंग के वेजाइना है उसकी भित्ति में ग्लाइकोजन का संग्रहण होता है और सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं लैक्टोबैसिलाई। ये लैक्टोबैसिलाई है वो किण्वन क्रिया करते रहते हैं, जिसके कारण से वेजाइना का आंतरिक भाग है उसका माध्यम किस प्रकार का रह जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि वेजाइना के अंदर पाए जाने वाले सहजीवी जीवाणु कौन से हैं, तो वह है लैक्टोबैसिलाई। ग्लाइकोजन का संचय इसके अंतर्गत होगा। बाह्य जननांगों में एक बाह्य जननांग लेबिया माइनोरा, दूसरा बाह्य जननांग लेबिया मेजोरा, तीसरा बाह्य जननांग क्लाइटोरिस जो नर के सीसन के क्या है, समजात अंग है। ये बाकी जो पार्ट है जो मासल है, फूला हुआ उभरा हुआ भाग है, इसको अपन क्या बोलेंगे, मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस जो अपन ने पढ़ा था श्रोणि क्षेत्र में पाया जाता है। साथियों वेजाइना है उसका काम है जनन कक्ष का काम करना और जनन नाल का कार्य करना है। साथ ही इसमें
सहायक जनन ग्रंथियां पाई जाती है, मादा जनन सहायक ग्रंथियां। मादा जनन सहायक ग्रंथि अपन ने शुरू में पढ़ी थी, कौन सी होती है? बार्थोलिन की ग्रंथि। ये बार्थोलिन की ग्रंथि है, स्नेहक तरल पदार्थ स्रावित करती है, जिसके कारण से वेजाइना का आंतरिक जो कक्ष है या अवकाश है वो हमेशा लसलसा बना रहता है। और कोपुलेशन की क्रिया है या मैथुन की क्रिया है वो क्या हो जाती है? आसानी से हो जाती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि ये बार्थोलिन ग्रंथि नर जनन तंत्र के कौन सी नर जनन ग्रंथि के समजात होती है? तो ये बार्थोलिन की ग्रंथि है वो काउपर की ग्रंथि, नर जनन तंत्र में काउपर ग्रंथि पाई जाती है, उस काउपर ग्रंथि के क्या होती है? समजात ग्रंथि होती है। दूसरा, सीसन के समजात अंग कौन सा बताया था मैंने आपको? क्लाइटोरिस बताया था। अब वृषण कोष के समजात अंग कौन सा है? तो ये जो लेबिया मेजोरा है, ये लेबिया मेजोरा है वो वृषण कोष के समजात अंग है। तो 3 अंग है जो मादा जनन तंत्र में है, जो नर जनन तंत्र के समजात अंगों के समजात होते हैं। थैंक यू। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस मुहिम को सफल बनाएं और सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स हमें देते रहिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए। थैंक यू।